बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आइडियल ट्रांसफार्मर को डिस्कस किया था, उसके प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन को, उसकी कंस्ट्रक्शन को, उसकी टाइप्स को और उसकी इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश की थी। वो जितना भी मटेरियल हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किया था वो बेसिकली एक आइडियल ट्रांसफार्मर को डिस्क्राइब करता था कि आइडियली ट्रांसफार्मर को ऐसा होना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आइडियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में डिफरेंस होता है। सो आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो एक रियल वर्ल्ड ट्रांसफार्मर है उसमें और जो हमारा एक आइडियल ट्रांसफार्मर था उसमें क्या डिफरेंस है। तो आज के लेक्चर के जो लर्निंग आउटकम्स होंगे वो बेसिकली एक यही होगा कि हम रियल और आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर जो डिफ्रेंशिएशन है उसको देख सकें, और दूसरा हमारे पास ये है कि जो हमारे पास ट्रांसफार्मर्स हैं उसके इक्विवेलेंट सर्किट को देख सकें। सो जो हमारे पास रियल ट्रांसफार्मर है हम ये देखते हैं कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में एक आइडियल ट्रांसफार्मर से वेरी करता है। सो जो सबसे पहली चीज़ जो उसके अंदर आती है वो हमारे पास है फ्लक्स कंसिडरेशन, कि जो एक रियल ट्रांसफार्मर का फ्लक्स है वो किस तरह से एक आइडियल ट्रांसफार्मर के फ्लक्स से वेरी करता है। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे वो होगी कोर मैग्नेटाइजेशन, कि कोर मैग्नेटाइज होती कैसे है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये कहा था कि हमारे पास एक मैग्नेटिक सर्किट है जो कि कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर पे डिपेंड कंसिस्ट करता है, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि ये मैग्नेटाइजेशन होती किस तरह से है। सो अगर हम फ्लक्स कंसिडरेशन की बात करें तो हमने ये एज्यूम किया था जिस वक्त हमने लास्ट एक आइडियल ट्रांसफार्मर को डिस्कस किया था, तो हमने ये कहा था कि जो हमारे पास इंड्यूस्ड वोल्टेज है दैट इज़ इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स और डी फाई बाई डी टी था रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बेसिकली कहाँ एग्जिस्ट करता है, कोर के अंदर, जहाँ पर कि कोर क्योंकि मैग्नेटाइज हुई होती है। आज हम इसको अगर फर्दर डिटेल में देखें तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास ट्रांसफार्मर की नंबर ऑफ टर्न्स हैं, हर टर्न के अंदर जो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं है। अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें जो अबाव लिखी हुई है कि हमारे पास एन डी फाई बाई डी टी है, तो इसमें हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास डी फाई बाई डी टी हर एक टर्न के अंदर सेम है। आइडियली तो ऐसा है, बट इन प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट क्योंकि कोई वायर जो है वो कोर के करीब होगी, जो वाइंडिंग करते हैं तो कोई वायर कोर से डिस्टेंस में ज़्यादा हो जाएगी, तो इस तरह से करते कराते हमारे पास जो इंड्यूस्ड वोल्टेज पर टर्न है वो हर टर्न का सेम नहीं होगा, बल्कि हर टर्न का एक डिफरेंस होगा। ऑल दो कि ये डिफरेंस बहुत मिनिमल होता है, बट देयर इज़ सम डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल सिचुएशन। तो इसलिए जिस वक्त हम एक रियल वर्ल्ड ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो उसके अंदर हम जिस वक्त वोल्टेज इंड्यूस्ड को लिखते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास एन डी फाई एवरेज बाई डी टी। अब ये फाई एवरेज क्या है हमारे पास, कि एवरेज फ्लक्स ऑफ ऑल द टर्न, कि एवरेज फ्लक्स जो हमारे पास निकलेगा उसको हम कहते हैं कि हर टर्न के पास वो एवरेज फ्लक्स है। कुछ के अंदर ज़्यादा फ्लक्स होगा, कुछ में कम फ्लक्स होगा, तो हम सब का एक एवरेजिंग ले लेते हैं। इसको जब हम फर्दर एलाबोरेट करते हैं तो फिर हम इसको एक और वर्ड भी लेकर आते हैं जिसको हम ये कहते हैं कि ये फ्लक्स लिंकेज है, जो कि हमारे पास लैम्डा की फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। और हम ये कहते हैं कि जो हमारा इंड्यूस्ड वोल्टेज है दैट इज़ इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी टी। और ये लैम्डा क्या है हमारे पास, फ्लक्स लिंकेज है। इसको हम फर्दर देखते हैं कि है क्या। अब जिस वक्त हम फ्लक्स को थोड़ा और डिटेल में देखें तो हमें पता है कि जो हमारे पास कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर है दैट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो एयर है दैट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर हम इसको इन प्रैक्टिकल सिनेरियो देखें तो आप एज्यूम करें जैसे कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हो और उसके आगे दो रजिस्टर पैरेलल में लगे हों, एक से फॉर एग्ज़ाम्पल 10 ओम का है और एक 10 किलो ओम का है। तो हम ये कहते हैं प्रैक्टिकली कि जो भी करंट है वो 10 ओम के रजिस्टर में से जाएगा, क्योंकि ये 10 किलो ओम का रजिस्टर है दैट इज़ टू बिग, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। बट अगर हम उसको प्रैक्टिकली देखें तो हम उसमें देखते हैं कि कुछ ना कुछ करंट उसमें से पास कर रहा होता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। तो सिमिलरली अगर हम कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर को देखें तो एक हमारे पास मैग्नेटिक पाथ ये है,
जो कि हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। सो मैक्सिमम फ्लक्स जो है हमारा वो इस कोर में से पास होगा, लेकिन कुछ ना कुछ फ्लक्स हमारे पास एयर में भी जाएगा, क्योंकि एयर ऑल दो एक पुअर कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, बट सम मैग्नेटिक फील्ड गोज ओवर देयर। सो हमारे पास जो फ्लक्स है उसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक वो फ्लक्स कंपोनेंट होगा जो कि कोर में से पास कर रहा है, और दूसरा वो फ्लक्स कंपोनेंट होगा जो कि एयर में फ्लो कर रहा है या इस्टेब्लिश हुआ है। अब हम इस पॉइंट के ऊपर ये देखते हैं कि जो तो हमारे पास फ्लक्स कोर में से पास कर रहा है, वो हम ये देखते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में भी वही फ्लक्स पास कर रहा है, और होता जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें से भी वही फ्लक्स पास कर रहा है। सो इट मीन्स कि ये जो फ्लक्स है ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को लिंक कर रहा है। इस वजह से हम इसको लिंकेज फ्लक्स भी कहते हैं, या इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं कि ये जो फ्लक्स है ये म्यूचुअल फ्लक्स है प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान में, कि प्राइमरी के साथ भी यही फ्लक्स है और सेकेंडरी के साथ भी यही फ्लक्स है। तो इस वजह से हम इसको म्यूचुअल फ्लक्स भी कहते हैं। इन अदर केस जो हमारे पास फ्लक्स एयर में से पास कर रहा है, ये फ्लक्स क्योंकि हमारे लिए जो यूज़फुल हमारा पाथ था उसमें से पास नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है हमारे पास लीक आउट हो रहा है एयर के अंदर, जो कि हमारे लिए एक यूज़फुल कंपोनेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो इस वजह से हम इस फ्लक्स को कहते हैं लीकेज फ्लक्स। तो ये डिफरेंस आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास एक लिंकेज फ्लक्स है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को लिंक कर रहा है, और दूसरा हमारे पास लीकेज फ्लक्स है जो कि एयर में लीक आउट हो रहा है, जो कि हमारे लिए यूज़फुल कंपोनेंट नहीं है। सो इस तरह से अगर हम एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो जो हमारा प्राइमरी फ्लक्स है उसको हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है कि प्राइमरी फ्लक्स समेशन है हमारे पास म्यूचुअल फ्लक्स और लीकेज फ्लक्स की। इसी तरह से हमारे पास जो सेकेंडरी फ्लक्स है, सेकेंडरी साइड के ऊपर भी सेम फिनोमेना कर हो रहा है कि एक म्यूचुअल फ्लक्स है और दूसरा फ्लक्स हमारे पास क्या है जो कि एयर में लीक आउट हो रहा है। सो वहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, एक म्यूचुअल फ्लक्स होगा और एक हमारे पास लीकेज फ्लक्स होगा। सो जिस वक्त हम लोग इस फ्लक्स को अगर वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो हमें पता है कि जो हमारे पास फैराडेज लॉ है वो ये कहता है कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के साथ वोल्टेज जनरेट होता है। सो अगर हम प्राइमरी साइड के ऊपर देखें तो जो फ्लक्स वाइंडिंग को लिंक कर रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग को, वो दोनों फ्लक्स हैं, लीकेज फ्लक्स भी है और लिंकेज फ्लक्स भी है। बेसिकली तो यहीं से जनरेट हो रहा है ना। तो इस वजह से हमारे पास ये जो फ्लक्स है ये भी आके इधर से पास हो रहा है और ये फ्लक्स भी इधर से ही पास हो रहा है। सो जो हमारे पास इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा प्राइमरी साइड का वो भी हमारे पास क्या होगा ड्यू टू लिंकेज फ्लक्स एंड दी लीकेज फ्लक्स। इसी तरह से अगर हम सेकेंडरी साइड को देखना चाहें तो उसके ऊपर भी हमारे पास यही होगा कि इंड्यूस्ड वोल्टेज ड्यू टू लिंकेज फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड वोल्टेज ड्यू टू लीकेज फ्लक्स। सो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज इस्टेब्लिश हुआ है सेकेंडरी साइड के ऊपर वो भी क्या है हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज ड्यू टू लिंकेज फ्लक्स एंड वोल्टेज ड्यू टू लीकेज फ्लक्स। लेकिन जिस वक्त हम लोग इस वोल्टेज की बात करते हैं कि जो हमें इनपुट और आउटपुट के ऊपर मिल रहा है वो हमारे पास क्या है कि जो लिंकेज फ्लक्स है दैट इज़ ड्यू टू म्यूचुअल फ्लक्स आर दी लिंकेज फ्लक्स। सो ये वो फ्लक्स है जो कि हमारे पास क्या है बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड्स को लिंक कर रहा है। ये तो हो गया हमारे पास के जो फ्लक्स है वो हमारा आइडियल वे से किस तरह से डिफ़र करता है, कि आइडियली हम ये कहते हैं कि तमाम का तमाम फ्लक्स कोर में से पास कर रहा है, कोई फ्लक्स लीक आउट नहीं हो रहा, और दूसरा ये है कि जो हर टर्न का फ्लक्स है वो सेम है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हर जो हमारे पास टर्न है उसका फ्लक्स सेम नहीं है, और दूसरा ये है कि जो हमारे पास फ्लक्स है वो एयर के अंदर भी लीक आउट हो रहा है। So that was the difference for the as we consider the flux of the ideal transformer and the real transformer. अब हम अगर फर्दर जाएं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है क्योंकि उसका एक मैग्नेटिक सर्किट है और एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये तो एज्यूम कर लिया कि हमारे पास प्राइमरी के ऊपर वोल्टेज किस तरह से चेंज हो रहे हैं, सेकेंडरी के ऊपर वोल्टेज किस तरह से चेंज हो रहे हैं, सिमिलरली करंट्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं। हमने ये एज्यूम कर लिया कि कोर के अंदर जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है
वो भी एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन प्लेस करें, ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी पैदा करेगा कि अगर मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो सेकेंडरी है वो ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट मतलब कि जो सेकेंडरी साइड है उसके ऊपर कोई करंट नहीं है। जब सेकेंडरी साइड के ऊपर कोई करंट नहीं है तो डेफिनेटली प्राइमरी साइड के ऊपर करंट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइमरी साइड के ऊपर करंट होगा तो जो प्राइमरी साइड की NI है या MMF है वही हमारे पास सेकेंडरी साइड के ऊपर भी अपीयर होनी चाहिए। सो अगर जो सेकेंडरी साइड की MMF है जिसको हम कह रहे हैं कि हमारे पास NI है तो सेकेंडरी साइड के ऊपर तो I ज़ीरो है। जब I ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी साइड की जो MMF है वो भी ज़ीरो है। सो इट मीन्स कि जो प्राइमरी साइड है उस पर कोई करंट नहीं होना चाहिए। बट दिस इज़ नॉट ट्रू। जिस वक्त हम प्रैक्टिकल या रियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ये चीज़ प्रैक्टिकली ट्रू नहीं है, बल्कि अगर हमारे पास जब सेकेंडरी साइड ओपन भी हो तब भी हमारे पास एक मिनिमल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो पास कर रहा होता है प्राइमरी वाइंडिंग में से। उस करंट के हम देखते हैं कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं कि मैग्नेटाइजेशन करंट है और दूसरे को हम कहते हैं कि हमारे पास लॉस कंपोनेंट्स हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ मैग्नेटाइजेशन करंट की बात करेंगे। जो लॉस कंपोनेंट है उसको हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बल्कि उसको नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर पेंट करेंगे। सो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास कोर है उसको मैग्नेटाइज करने के लिए हमें एक करंट या MMF की ज़रूरत होती है, दैट इज़ NI। वो NI हमारे पास क्या करती है, फ्लक्स जनरेट करती है, और वो फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, कोर मैग्नेटाइज करता है और सेकेंडरी के साथ लिंक करता है। अगर हम वोल्टेज एक्सप्रेशन लिखेंगे, जो हमारे पास प्राइमरी साइड की वोल्टेज एक्सप्रेशन है फॉर एग्जांपल, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास VP इज इक्वल टू NP/dt। सो अगर मैं दोनों साइडों के ऊपर इंटीग्रेट करूँ तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलती है वो ये है कि जो हमारे पास एवरेज फ्लक्स है दैट इज़ इक्वल टू वोल्टेज मैग्नीट्यूड ओवर ओमेगा NP इंटू साइन ओमेगा t। ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास है कि जो कोर के अंदर फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो कितना है, और अगर मैं इस फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू लेना चाहूँ तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 5P इक्वल टू जो हमारे पास साइन ओमेगा t है ये ख़त्म हो जाएगा और VM ओवर ओमेगा NP बचेगा। अब ये जो फ्लक्स एक्सप्रेशन है इस पॉइंट तक सिर्फ इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स है कोर के अंदर वो किस चीज़ के बराबर है, इस एक्सप्रेशन के बराबर है। इसकी एक फर्दर इम्पॉर्टेंस है जिसको हम नेक्स्ट एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम कोर की मैग्नेटाइजेशन को फर्दर देख रहे होंगे। सो फिलहाल हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो 5P है दैट इज़ इक्वल टू VM ओवर ओमेगा NP। सो इससे पहले कि हम मैग्नेटाइजेशन करंट को थोड़ा फर्दर एलाबोरेट करें, हम एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। मे बी आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर फोरियर सीरीज़ या फोरियर एनालिसिस किया हो। जो फोरियर एनालिसिस है वो ये कहता है कि कोई भी पीरियाडिक सिग्नल किसी भी शेप का हो उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन वेव्स एंड कोसाइन वेव्स। चाहे वो रेक्टेंगल शेप है, स्क्वायर शेप है, कोई भी चीज़ शेप है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, साइन वेव के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये एक सिग्नल है जो कि हमें शो हो रहा है। ये हमारे पास क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर, इसको बाद में हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक्स क्या होते हैं। हम ये कहते हैं फॉर एग्जांपल ये कोई एक फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़ की, जिसके ऊपर ये हमारे पास जो केबी सिस्टम है वो ऑपरेट कर रहा है। अब अगर मैं ये देखूं कि मेरे पास जो वेव शेप है जो मुझे मिल रही है इन प्रैक्टिकल वर्ड वो ये है जो कि रेड कलर में शो हो रही है। अब इस रेड कलर की वेव शेप को अगर आप देखें तो ये जो रेड कलर की वेव शेप है ये साइनोसाइडल नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको एनालाइज करूं जो कि फोरियर एनालिसिस के थ्रू, तो हम ये देखते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास क्या है, समेशन है इस साइन वेव की और इस साइन वेव की। और ये दोनों साइन वेव कौन सी हैं, ये हमारे पास जो साइन वेव्स हैं। तो हम ये देखते हैं कि इन दो साइन वेव्स को मिलाएं तो हमें ये शेप मिलती है। इसी तरह से अगर मैं फर्दर देखूं, अब ये रेड वाली ये वेव शेप अगर मैं देखूं तो इससे ये नज़र आता है कि ये जो शेप है ये हमारे पास समेशन है
इस वेव शेप की और इस वेव शेप की। इसी तरह से अगर मैं इस रेड वेव शेप को देखूं तो ये भी हमारे पास समेशन है दो साइन वेव की। सो ये सारा एनालिसिस ये शो करता है कि हमारे पास कोई भी जो सिग्नल है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं समेशन ऑफ साइन वेव्स और कोसाइन वेव्स। सो जिस वक्त हम इस चीज़ को एनालाइज करते हैं तो एक हमारे पास बनती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारे पास डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो पावर सिस्टम है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है। तो जो हमारे पास 50 हर्ट्ज़ है वो हमारे पावर सिस्टम की डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी है जो कि इस शेप में नज़र आनी चाहिए। अब अगर आप ऑसिलोस्कोप लगाएं वोल्टेज शेप के ऊपर तो हो सकता है आपको इस शेप की कोई वोल्टेज नज़र आना शुरू हो जाए, इस शेप की कोई नज़र आए या इस शेप की नज़र आए। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास 50 हर्ट्ज़ या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो है ही है, लेकिन साथ में कोई और फ्रीक्वेंसी भी उसके अंदर ऐड हो गई है। तो ये जो एडिशनल फ्रीक्वेंसीज़ हैं ये हमारे पास होती हैं मल्टीपल ऑफ दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्ज़ाम्पल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज़ है, तो जो सेकेंड ऑर्डर हार्मोनिक होगा वो होगा 100 हर्ट्ज़ का, जो थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक्स होगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा, जो फोर्थ ऑर्डर हार्मोनिक्स होगा वो 4 टाइम एंड सो जो हार्मोनिक का कंसेप्ट है वो ये कहता है कि कोई भी जो सिग्नल है उसको हम फंडामेंटल साइन वेव प्लस हार्मोनिक्स के साथ डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। और इसमें जो समझने वाली जो काम की बात है वो ये है कि जो कंपोनेंट हमारे लिए यूज़फुल है वो सिर्फ फंडामेंटल है। कि अगर मैं इस वेव फॉर्म को एलाबोरेट करूँ या इसको हम सप्लाई करूँ किसी लोड को, तो जो चीज़ मुझे वर्क डन करके देगी वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, जो कि ये वेव शेप है। वर्क डन सिर्फ ये वेव शेप करेगी। जो ये वाला कंपोनेंट है ये लॉसेस में कहीं पर यूटिलाइज होगा, ये हमें वर्क डन करके नहीं देगा। सो हार्मोनिक्स को आप आई थिंक आप लोगों को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि जो हार्मोनिक है वो ये है कि जब भी कोई सिग्नल साइन वेव से डेविएट करेगा तो उसके अंदर मल्टीपल फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल्स हैं वो इंट्रोड्यूस होंगे और उसमें जो वर्क डन कंपोनेंट होगा वो सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। बाकी जो उसके मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं वो वर्क डन के लिए यूज़ नहीं होंगे बल्कि लॉसेस के अंदर कहीं यूटिलाइज होंगे। सो जिस वक्त हम इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हम एक और कंसेप्ट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो है हमारे पास मैग्नेटाइजेशन करंट का। कि जिस वक्त हम लोग किसी भी कोर के अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमारे पास जो फ्लक्स इंट्रोड्यूस करने के लिए जो फोर्स लग रही होती है वो होती है हमारे पास एमएमएफ, जो कि हमारे पास क्या होती है एनआई। आपको याद होगा कि जब लास्ट लेक्चर के अंदर जिस वक्त हमने एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसफार्मर की इनपुट वोल्टेज 100 है और इनपुट करंट 50 एम्पेयर है, और जिस वक्त सेकेंडरी के ऊपर जो वोल्टेज है वो अगर 50 वोल्ट्स हो जाएगा तो जो करंट है वो 100 एम्पियर हो जाएगा। अब ये जो 50 एम्पियर और जो 100 एम्पियर का करंट है ये हमारे पास बेसिकली लोड करंट है, जबकि जिस करंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो कि एमएमएफ है एनआई, ये हमारे पास बेसिकली क्या है मैग्नेटाइजेशन करंट है। कि ये वो करंट है जो कि कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए यूज़ होगा। इन अदर वर्ड्स अगर आप सिंपली एक इंडक्टर की एग्जांपल लें तो हम ये कहते हैं कि जो इंडक्टर है वो फ्लक्स को अपोज करता है या एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट को स्टोर करता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो ये जो करंट हमारे पास यूज़ होगा मैग्नेटाइजेशन के लिए ये वो वाला करंट है। बाकी जो हमारे पास ट्रांसफार्मर का इनपुट और आउटपुट करंट है दैट इज़ डिफरेंट। अब जिस वक्त हम एक प्योर इंडक्टर की एग्जांपल लें तो प्योर इंडक्टर का जो करंट है हमें पता है कि वो 90 डिग्री लैग करता है वोल्टेज से, और सिमिलरली हमारे पास जो प्योर कैपेसिटर है उसका जो वोल्टेज है वो लैग करता है 90 डिग्री करंट से। तो यहाँ पर क्योंकि हम एमएमएफ और मैग्नेटिक सर्किट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा कि जो करंट है वो लैग कर रहा है वोल्टेज से 90 डिग्री। मोर ओवर जो हमारे पास ये करंट है ये क्योंकि प्योर मैग्नेटाइजेशन करंट है तो इसकी जो पावर होगी वो हमारे पास रिएक्टिव पावर होगी, एक्टिव पावर नहीं होगी।
जो रिएक्टिव पावर है वो, क्योंकि हमने ये कहा था कि ये वो वाली पावर है जो कि मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर या कैपेसिटिव सर्किट्स के अंदर स्टोर हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर हम मैग्नेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जो होगी वो प्योर रिएक्टिव पावर होगी। और उसके अलावा जो हमने ये देखा था कि हमारे पास ये जो पोर्शन है, यहाँ पर हमने ये कहा था कि हमारे पास लीनियर रीजन है कि जितना करंट हम देते जा रहे हैं उतना ही वोल्टेज उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स इंट्रोड्यूस होता जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट के ऊपर आके कोर सैचुरेट होना शुरू हो जाती है। जब सैचुरेट होना शुरू होती है तब हमारे पास क्या है कि जो इनपुट करंट है वो हमारा ज़्यादा लग रहा होता है और आउटपुट फ्लक्स उतना नहीं जनरेट हो रहा होता। सो इट मीन्स कि जो मैग्नेटाइजेशन करंट है वो हम बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास फ्लक्स उतना जनरेट नहीं हो रहा होता। सो अब अगर हम इसको साइड बाय साइड देखें कि हमारे पास ट्रांसफार्मर के अंदर हो क्या रहा है, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर हमने कोई वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है जो कि इस डॉटेड लाइन के साथ शो हो रहा है। अब इस डॉटेड लाइन के वोल्टेज के साथ हमें पता है कि जो फ्लक्स है दैट वाज द इंटीग्रेशन ऑफ वोल्टेज। सो जो हमारे पास अगर साइन वेव हमारे पास करंट वोल्टेज होगा तो कास वेव फॉर्म जो हमारे पास क्या होगी, फ्लक्स होगी। सो इट मीन्स कि हमारे पास वोल्टेज और फ्लक्स जो हैं वो 90 डिग्री पर हैं। अब जो अगर हम उसके अंदर देखें, हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो इस मैग्नीट्यूड का करंट है या जो फ्लक्स है वो हम ये देखते हैं कि जहाँ पर लाई कर रहा है वो हमारे पास लीनियर रीजन नहीं है, बल्कि लीनियर रीजन यहाँ कहीं पर था। ये लीनियर रीजन था और यहाँ से हमारे पास क्या है, नॉन लीनियर रीजन शुरू हो जाता है। नॉन लीनियर का क्या मतलब है कि जो हम जितना हम करंट दे रहे हैं उतना हमें फ्लक्स नहीं मिल रहा। सो अगर हम नॉन लीनियर्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है कि उस वक़्त जो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन करंट है वो भी हमारे पास साइनोसाइडल नहीं रहा, क्योंकि जो साइनोसाइडल वेव फॉर्म है वो ये शो कर रही है कि हमारे पास एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। बट जिस वक्त हम लोग इस मैग्नेटाइजेशन करंट को देखते हैं, कर्व को देखते हैं, तो इस कर्व के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो रीजन बन रहा है वो हमारे पास नॉन लीनियर रीजन है। सो हमारे पास जो करंट होगा वो भी हमारे पास प्योर साइनोसाइडल नहीं होगा। जिस वक्त हमारे पास प्योर साइनोसाइडल सिग्नल नहीं होगा, जिस तरह से शो हो रहा है, तो अब आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो करंट है बेसिकली ये क्या है, समेशन ऑफ प्योर साइन वेव प्लस इट्स मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज। कि इसके अंदर 50 हर्ट्ज कंपोनेंट मेन कंपोनेंट है, साथ में इसके अंदर 100, 150, 200, 250 एंड सो ऑन, उसके कंपोनेंट्स भी इसके अंदर शामिल हैं। सो इस वजह से हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास ट्रांसफार्मर का मैग्नेटाइजेशन करंट होता है वो हमारे पास साइनोसाइडल नहीं होता। क्यों साइनोसाइडल नहीं होता? क्योंकि हमारे पास जो फ्लक्स है, कोर की मैग्नेटाइजेशन है, उसको हम नी पॉइंट तक मैग्नेटाइज करते हैं और जो नी पॉइंट है वो हमारे पास एक हद तक नॉन लीनियर रीजन में चला जाता है। अगर हम इसको पहले जगह ऑपरेट कर लें कि जहाँ पर हमारे पास जो सिस्टम है वो लीनियर रीजन में हो, तो हमारे पास जो मैग्नेटाइजेशन करंट है वो हमें साइन वेव मिले। सो अब आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटाइजेशन करंट है वो साइनोसाइडल नहीं है। क्यों साइनोसाइडल नहीं है? क्योंकि हम इसको जो कोर है उसको नी पॉइंट तक मैग्नेटाइज कर चुके हैं और नी पॉइंट हमारे पास नॉन लीनियर रीजन ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। अब अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर का मैग्नेटाइजेशन करंट है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, जो प्योर मैग्नेटाइजेशन करंट है वो हमारे पास होना चाहिए एक नॉन साइनोसाइडल, और दूसरा हमारे पास उसको लैग करना चाहिए वोल्टेज से 90 डिग्री के ऊपर। एक और हमारे पास एक कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं कि एक्साइटेशन करंट का, कि जिस वक्त ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट है वो अगर ओपन भी हो तब भी हमारे पास क्या है, जो ट्रांसफार्मर है वो इनपुट करंट ड्रा कर रहा होता है। उसकी एक रीज़न तो अभी हमने देख ली, और वो रीज़न हमारे पास ये है कि जो ट्रांसफार्मर है उसकी हमारे पास जो मैग्नेटाइजेशन करंट रिक्वायरमेंट है वो कुछ न कुछ करंट ड्रा कर रही है। अगर तो सिर्फ इस हद तक हमारे पास होता तो ये जो हमारे पास करंट होता ये प्योर 90 डिग्री के ऊपर वोल्टेज से लैग कर रहा होता। लेकिन
साथ ही हमारे पास एक और चीज़ आती है जिसको हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो करंट है उसका कुछ लॉस कंपोनेंट भी है, और वो लॉस कंपोनेंट हमारे पास वाइंडिंग के अंदर भी लॉस हो रहा है ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, और हमारे पास जो कोर है उसके अंदर भी लॉसेस हो रहे हैं। अगर आप रिकॉल करें तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने ये कहा था कि हमारे पास जो कोर है उसके अंदर दो टाइप्स ऑफ लॉसेस होते हैं, एक को हम कहते हैं एडी करंट लॉस, दूसरे को हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। तो उन दो लॉस कंपोनेंट्स की वजह से हमारे पास क्या होगा कि कुछ करंट लॉस कंपोनेंट में भी जाएगा। सो जो हमारे पास टोटल एक्साइटेशन करंट होगा नो लोड के ऊपर, वो हमारे पास समेशन होगा मैग्नेटाइजेशन करंट और लॉस कंपोनेंट के। सो जो हमारे पास लॉस कंपोनेंट है उसके बारे में हम जानते हैं कि जो लॉसी कंपोनेंट होता है वो हमारे पास वोल्टेज के इन फेज होता है, जैसा कि रेजिस्टर है। रेजिस्टर क्या करता है कि करंट को पावर लॉस के फॉर्म में पावर लॉस करता है। सो जो हमारे पास रेजिस्टर का वोल्टेज होता है वो करंट के इन फेज होता है। सो अगर हम एक्साइटेशन करंट को देखें तो जो हमारे पास एक्साइटेशन करंट है वो हमारे पास है समेशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन करंट प्लस लॉस करंट। तो यहाँ पर अगर आप देखें जो मैग्नेटाइजेशन करंट है, अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो मैग्नेटाइजेशन करंट है इसका एंगल क्या होगा वोल्टेज के साथ, एक ये चीज़ होगी, प्लस जो हमारे पास लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट है इसका एंगल क्या होगा वोल्टेज के साथ। जब इन दोनों चीज़ों को आप देखते हैं तो अब आप एज्यूम कर सकते हैं या फोरसी कर सकते हैं कि जो आपका एक्साइटेशन करंट है उसका एंगल क्या होगा वोल्टेज के साथ। सो दिस इज़ जस्ट फॉर थिंकिंग, आप इसके ऊपर गौर करें और इसको आंसर करें अपने आप को कि किस तरह से आपका जो एक्साइटेशन करंट है उसका एंगल वोल्टेज के साथ क्या होना चाहिए। अब जिस वक्त हम एक रियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो रियल ट्रांसफार्मर के अंदर भी हम उसी डॉट कन्वेंशन को लेकर आते हैं जिस तरह से हमने एक आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर की थी। तो जो हमारे पास डॉट कन्वेंशन है वो वैसे की वैसी ही रहनी है। जो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं वो हमने ये कहा था कि हमारे पास जो डॉट कन्वेंशन है कि करंट एंटरिंग अगर हमारे पास जो है वो पॉजिटिव एमएमएफ कर रहा है और जो लीविंग है वो नेगेटिव एमएमएफ शो कर रहा है। सो हम ये देखते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो प्राइमरी साइड की एमएमएफ है उसको हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव एमएमएफ है, इसको हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव एमएमएफ है। सो जिस तरह से हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं, अगर मैं उस तरह से इसके ऊपर नेट एमएमएफ के लिए अप्लाई करूँ तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्राइमरी एमएमएफ है माइनस सेकेंडरी एमएमएफ जो है वो हमारे पास है नेट एमएमएफ दी कोर। आपको ये भी याद होगा कि जो हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ है उसका जो नेट वोल्टेज होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। सो सिमिलरली जो हमारे पास नेट एमएमएफ है ट्रांसफार्मर के अंदर वो भी हमारे पास ज़ीरो होनी चाहिए। वो किस तरह ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो नेट एमएमएफ है दैट इज़ इक्वल टू प्राइमरी एमएमएफ माइनस सेकेंडरी एमएमएफ। और अगर एमएमएफ को हम फर्दर नोटेशन में यूज़ करें तो हमने ये भी कहा था कि हमारे पास एमएमएफ इज़ इक्वल टू फाई आर। जिस तरह से हम ये कहते थे कि हमारे पास V इज़ इक्वल टू आई आर, तो उसका जो हमारे पास काउंटर पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में है वो हमारे पास है फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। सो आइडियली हमारे पास या इन रियल सेंस जो हमारे पास रिलक्टेंस ऑफ द कोर है वो बहुत मिनिमम होती है जिसको कि हम निगलेक्ट कर सकते हैं। सो अगर हम कोर की जो रिलक्टेंस है उसको निगलेक्ट कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो नेट हमारे पास एमएमएफ इन द कोर है वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। सो अगर नेट एमएमएफ हमारे पास ज़ीरो है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्राइमरी एमएमएफ है दैट इज़ इक्वल टू दी सेकेंडरी एमएमएफ। और यही वो चीज़ थी जिसकी बुनियाद पर हमने ये कहा था कि हमारे पास जो करंट रेशो हमने आइडियल ट्रांसफार्मर की निकाली थी वो यही बेस थी कि एमएमएफ ऑफ द प्राइमरी साइड इज़ इक्वल टू द एमएमएफ ऑफ द सेकेंडरी साइड। सो अगर हम प्राइमरी साइड की नंबर ऑफ टर्न्स कम करते हैं और एक पर्टिकुलर करंट के लिए, और जिस वक्त हम सेकेंडरी साइड के ऊपर अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएं तो सेकेंडरी साइड का करंट हमें कम करना पड़ेगा ताकि एमएमएफ प्राइमरी और सेकेंडरी की सेम रहे। सो ये हमारे पास डॉट कन्वेंशन और वो हमारे पास हो गई कि करंट रिलेशनशिप क्या है। इस डॉट कन्वेंशन की जो इम्पॉर्टेंस है
वो ऐसा ही है जैसे हमारे पास वोल्टेज की पोलैरिटी की है कि वोल्टेज पॉजिटिव कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है। इसको हम जिस वक्त 3 फेज ट्रांसफार्मर्स को डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर इसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल हमारे लिए वाज़ेह होकर आएगी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग ने जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसको समराइज़ कर लेते हैं। सो उसको अगर हम समराइज़ करें तो आप लोग आज के लेक्चर के बाद ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो हमारे पास फ्लक्स बिहेवियर है रियल ट्रांसफार्मर का वो किस तरह से है। जो कि हमने ये कहा है कि हमारे पास ईच टर्न का जो फ्लक्स है वो सेम नहीं होता, और दूसरा ये है कि हमारे पास जो लास्ट कंपोनेंट ऑफ द फ्लक्स है वो भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है। और जो दूसरी चीज़ हमने डिस्क्राइब की है इसके अंदर वो ये है कि हमारे पास जो मैग्नेटाइजेशन करंट है ट्रांसफार्मर का वो क्या है। और वो जो मैग्नेटाइजेशन करंट है वो बेसिकली हमारे पास क्या करता है, कोर को मैग्नेटाइज करता है। सो जितनी अमाउंट ऑफ करंट हमें रिक्वायर्ड है कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए, उतना करंट जो ट्रांसफार्मर है वो नो लोड के ऊपर ड्रा कर रहा होगा। ऑल्दो कि सेकेंडरी ओपन भी हो तब भी ट्रांसफार्मर क्या कर रहा होगा, उतना अमाउंट ऑफ करंट ड्रा कर रहा होगा, जो कि हमारे पास मैग्नेटाइजेशन करंट होगा। और साथ में हमारे पास जो लास्ट कंपोनेंट है वो भी ड्रा कर रहा होगा। लेकिन इस लास्ट कंपोनेंट को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ जो मैग्नेटाइजेशन करंट है उसको हमने अंडरस्टैंड किया है कि मैग्नेटाइजेशन करंट हमारे पास साइनसाइडल क्यों नहीं होता, हार्मोनिक्स क्या होती हैं, और हमारे पास जो मैग्नेटाइजेशन करंट है वो क्यों एग्जिस्ट करता है ट्रांसफार्मर के अंदर।